जय हिंद साथियों, फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। साथियों, पिछली क्लास में हमने कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। साथियों, वीडियो के अंत में अपने टॉपिक से रिलेटेड पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। आइए चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आइए जान लेते हैं कोशिका विभाजन के बारे में। एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके बहुत सी नई कोशिकाएं बनाती है और यही क्रिया कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन कहलाती है। साथियों, आपको पता होगा हमारी बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। कोशिका मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। दोस्तों, आगे जानते हैं कोशिका विभाजन क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, कोशिका विभाजन बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जब कोशिका विभाजित होती है तभी हमारा शरीर वृद्धि एवं विकास करता है। क्योंकि जैसे जैसे हमारा शरीर बड़ा होता है उसमें कोशिकाओं की वृद्धि होती जाती है, तो हमारे शरीर को बढ़ने में कोशिका विभाजन बहुत मदद करता है। वहीं प्रजनन के लिए भी कोशिका विभाजन बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर एक स्पर्म सेल और अंडाणु जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। फिर शुरू होता है कोशिका विभाजन, जिससे भ्रूण का निर्माण और बढ़ते बढ़ते एक बच्चा बन जाता है। साथियों, इस डायग्राम की मदद से अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, जानते हैं हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल है। अब ये बहुत सारी जब सेल इकट्ठी हो जाएंगी, कई सारी सेल का झुंड मतलब कहने का है कि कोशिकाओं का जब समूह हो जाएगा तो उसे हम ऊतक कहते हैं। मतलब कोशिकाएं जब इकट्ठे हो जाएंगी, झुंड हो जाएगा, तो वो ऊतक कहलाएगा। इसी प्रकार से अगला स्टेप आ जाते हैं, जब कई सारे ऊतक इकट्ठे हो जाएंगे, ऊतकों का समूह अंग बन जाता है। इसी तरह से अंग हमारे आगे बढ़ के कई सारे अंग जब मिलते हैं तो हमारा ऑर्गन सिस्टम मतलब अंग का तंत्र बन जाता है। और बहुत सारे जब सिस्टम मिल जाते हैं आपस में तो हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। हमारा शरीर का निर्माण होना जीव बन जाना कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, सबसे पहले स्थिति कोशिका है, कोशिकाओं का समूह ऊतक बन जाता है, ऊतकों का समूह अंग बन जाता है, अंगों का समूह अंग तंत्र बन जाता है, और जब अंग तंत्रों का समूह बनता है तो जीव का निर्माण हो जाता है। कोशिका विभाजन मतलब कि सेल डिवीजन को सर्वप्रथम किसने देखा? तो विरचाऊ ने इसे देखा 1855 ईस्वी में। अब इसमें क्या होता है, नई कोशिकाएं जो पहले से मौजूद होती हैं उन्हीं से अन्य नई कोशिकाएं बन जाती हैं। कहने का मतलब है कि एक कोशिका मौजूद है पहले से, इसे मात्र कोशिका कहते हैं। अब ये टूटकर आगे दो कोशिकाओं में बदल जाती है जो डॉटर सेल कहलाती हैं। मतलब पुरानी कोशिका का टूटकर दो नई कोशिकाओं में बनना सेल डिवीजन कहलाता है। आगे अब हम लोग जान लेते हैं कोशिका विभाजन को। कोशिका विभाजन के तीन प्रकार हैं, मतलब तीन टाइप से कोशिका विभाजन होता है। पहला असूत्री विभाजन मतलब एमिटोसिस डिवीजन, दूसरा समसूत्री विभाजन मिटोसिस डिवीजन, और तीसरा अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस डिवीजन। अब जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। असूत्री विभाजन जो होता है ये प्रोक्रायोटिक जीवों में होता है। प्रोक्रायोटिक में ऐसे जीव आते हैं जो अविकसित होते हैं, मतलब उनमें एक कोशिका होती है। एक कोशिकीय जीवों में अमीबा, बैक्टीरिया और शैवाल आ जाते हैं। दूसरा हमारा कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन हो जाता है। तीसरा अर्धसूत्री विभाजन, ये जनन कोशिकाओं में होता है। जनन कोशिकाओं से जीवन की उत्पत्ति होती है, मतलब नए जीव उत्पन्न होते हैं। जैसे मेल्स में स्पर्म सेल होता है, वहीं फीमेल में ओवम मतलब अंडाणु होता है। स्पर्म और ओवम के मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है, जिससे आगे जीव उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, आगे हम लोग असूत्री विभाजन मतलब अमिटोसिस डिवीजन के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं और डायग्राम की मदद से इसको समझ लेते हैं। यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, अमीबा और प्रोटोजोआ में होता है। इसमें क्या होता है, पहले केंद्रक लंबा हो जाता है, फिर सीधा दो भागों में विभाजित होकर अलग हो जाता है। प्रत्येक भाग में एक संतति केंद्रक पहुंच जाता है।
आइए अब डायग्राम में दोस्तों देख लेते हैं। ये एक हमारी पेरेंट सेल है, मतलब पुरानी कोशिका है। अगले स्टेप में हमारा केंद्रक देख रहे हैं आप लोग बीच में, ये लंबा हो गया है। इसके अगले स्टेप में आप देख सकते हैं कोनों पर 2 केंद्रक बन चुके हैं। अंतिम स्टेप में आप देख रहे हैं 2 नई कोशिकाएं बन चुकी हैं। आगे जान लेते हैं समसूत्री विभाजन, मिटोसिस डिवीजन। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के वैज्ञानिक वाल्थर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा था। उन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया था। यह विभाजन कायिक कोशिका मतलब सोमैटिक सेल में होता है और इसका कार्य क्या होता है? यह घाव भरने में मदद करता है और जो अंग कट फट जाते हैं उनकी रिपेयरिंग मतलब मरम्मत भी करता है। आगे अब जान लेते हैं मिटोसिस अवस्था। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मात्र कोशिका मतलब मदर सेल से 2 पुत्री कोशिकाओं मतलब डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है और प्रत्येक पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। तो दोस्तों आप लोग अपने डायग्राम में देख सकते हैं कि पहले ये हमारी हो गई, आगे 46 जो है ये मदर सेल है। इसके बाद ये 2 कोशिकाओं में बट रही है 46 और 46। ये 2 डॉटर सेल्स हो जाती हैं। इन दोनों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स जो हैं वो आप देख सकते हैं 46 और 46 ही हैं। आगे जानते हैं कोशिका विभाजन की अवस्थाएं। समसूत्री विभाजन 2 अवस्थाओं में होता है। पहला अंतरावस्था मतलब कि इंटरफेज और दूसरा सूत्री अवस्था मतलब मिटोसिस फेज। साथियों अंतरावस्था में सेल डिवीजन की तैयारी में ही 90% टाइम लग जाता है, क्योंकि कोई भी कार्य जब हम स्टार्ट करते हैं तो सारी तैयारियां पहले करनी पड़ती हैं। उसी तरह से अंतरावस्था में भी 95% टाइम लग जाता है और ये सबसे बड़ी अवस्था होती है। बड़ा होने के कारण ही यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता है। साथियों तैयारी होने के बाद अब सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन अगले स्टेप में स्टार्ट हो जाएगा, जो सूत्री अवस्था कहलाती है मतलब मिटोसिस फेज कहा जाता है। अब हम इसे आगे स्टेप में जान लेते हैं। सूत्री अवस्था मतलब मिटोसिस फेज जो है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला केंद्रक विभाजन मतलब क्रायोकाइनेसिस और दूसरा काइटोकाइनेसिस, ये बाद में होता है। साथियों अब स्टेप 1 मतलब क्रायोकाइनेसिस जिसे केंद्रक विभाजन कहते हैं, इसको समझते हैं। ये 4 भागों में कंप्लीट होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। साथियों अब इन चारों फेजों को हम लोग पढ़ लेते हैं। केंद्रक विभाजन मतलब क्रायोकाइनेसिस के 4 चरण प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। साथियों ये चारों चरण जैसे ही कंप्लीट होते हैं 2 केंद्रक वाली कोशिका देखने में मिल जाएगी, जिससे इसका आकार लंबा हो जाता है और केंद्रक इसमें 2 हो जाते हैं। दोस्तों अगला स्टेप काइटोकाइनेसिस हो जाता है, जिसमें कोशिका के 2 टुकड़े हो जाते हैं। मतलब कोशिका 2 नई कोशिकाओं का निर्माण कर देती है या नई कोशिकाओं में बट जाती है। तो दोस्तों यहीं पर सूत्री विभाजन कंप्लीट हो जाएगा। साथियों अब हमारे ये 4 फेज जो हैं केंद्रक विभाजन के, इनको डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रोफेज मतलब पूर्वावस्था को जानते हैं। कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत होती है। पूर्वावस्था में क्रोमोसोम्स झुंड में दिखते हैं। इस अवस्था में क्रोमोसोम को गिना नहीं जा सकता है दोस्तों, क्योंकि ये झुंड में होते हैं और बहुत ही उलझे हुए होते हैं और इसमें तारक काय मतलब सेंट्रोसोम दोनों ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। साथियों डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये आपको क्रोमोसोम्स के झुंड दिख रहे हैं और साथियों सेंट्रोसोम जो है ये ध्रुवों की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले स्टेप में आपको कंप्लीट दिखेगा, अगले स्टेप में समझ में आने लगेगा। आइए चलते हैं अगले स्टेप को जानते हैं। साथियों अगला फेज हमारा मध्यावस्था है मतलब मेटाफेज। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज है। इस अवस्था में क्रोमोसोम मध्य में एक लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं और इस अवस्था में क्रोमोसोम्स को आसानी से हम लोग गिन सकते हैं और अध्ययन की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है।
इसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम मतलब तारक काय जो होता है वो दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। और ये जो तारक काय हमारे होते हैं इससे स्पेंडल फाइबर्स निकल आते हैं, मतलब तर्क तंतु निकल आते हैं। साथियों, तर्क तंतु बहुत पतले पतले धागानुमा संरचना होती है। अपने डायग्राम में देख सकते हैं ये पतली पतली संरचना जो दिख रही है बिल्कुल धागे नुमा, ये राउंड में हल्का हल्का गोल होता हुआ, यही हमारे तर्क तंतु मतलब स्पेंडल फाइबर्स हैं। साथियों, यहीं पर समझ लेते हैं, ये जो तर्क तंतु हैं स्पेंडल फाइबर्स हैं, ये साइड साइड में जो दोनों तरफ दिख रहे हैं, ये पतले पतले और ये पतले पतले, ये हमारे गुणसूत्रों को दोनों तरफ अब खींचेंगे यहाँ से, तो गुणसूत्र बीच से फट जाएंगे, मतलब बीच से वो डिवाइड हो जाएंगे, अलग अलग होकर दोनों कोनों पर पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं अगली अवस्था को। अगली अवस्था एनाफेज मतलब पश्चावस्था है। अगली अवस्था पश्चावस्था मतलब एनाफेज है। इसमें क्या होता है, तर्कतंतु मतलब स्पेंडल फाइबर्स जो होते हैं वो क्रोमोजोम्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, मतलब दोनों अपोजिट साइड में बल लगाकर इन्हें खींचते हैं, और ये सबसे छोटी अवस्था होती है। डायग्राम में दोस्तों देख लेते हैं, ये हमारा डायग्राम है, ये हमारे कोने पे स्पेंडल फाइबर्स इससे जुड़े हुए हैं। ये स्पेंडल फाइबर एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, इसी तरह से दोनों साइड में कई कई स्पेंडल फाइबर्स होते हैं जो अपनी तरफ खींचते हैं। और ये हमारे चार पार्ट इधर चार पार्ट इधर, मतलब हमारे जो क्रोमोजोम्स हैं वो आधे एक कोने पे हो गए और आधे दूसरे कोने पर हो गए। और हमारी कोशिका आप लोग देख सकते हैं, पहले गोल हुआ करती थी, अब वो लंबे आकार में बदल चुकी है। जानते हैं अगली अवस्था अंत्यावस्था मतलब टीलोफेज के बारे में। इस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्र हो जाते हैं। साथियों, देख सकते हैं आप लोग डायग्राम में, विपरीत ध्रुवों पर ये सभी गुणसूत्र इकट्ठे हो चुके हैं। गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है और कोशिका के अंदर दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। साथियों, डायग्राम में आप देख सकते हैं दो केंद्रक बन चुके हैं और इसके बाहर एक एक झिल्ली भी बन चुकी है। दोस्तों, अब हम लोग पढ़ लेते हैं काइटोकाइनेसिस को। यह समसूत्री विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या होता है, कोशिका द्रव्य दो भागों में विभाजित हो जाता है। कहने का मतलब है एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। डायग्राम से समझते हैं, ये हमारी ऊपर की जो अवस्था है ये टीलोफेज अवस्था है। इसके बाद की अवस्था हमारी काइटोकाइनेसिस है, जिसमें दो कोशिकाओं का निर्माण हो चुका है। साथियों, अब डायग्राम की मदद से थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हमारी पहली अवस्था प्रोफेज अवस्था है। इसमें आप लोग देख सकते हैं क्रोमोजोम्स इकट्ठे हो चुके हैं। इसके बाद में अगली अवस्था हमारी मेटाफेज है। इसमें दोस्तों क्या है, तर्क तंतु जो हैं मतलब पिंडल फाइबर्स जो हैं ये आ चुके हैं और इन्होंने क्रोमोजोम्स को पकड़ लिया है। ये देखिए हमारा तर्क तंतु है, ये तर्क तंतु हैं, क्रोमोजोम्स को पकड़े हुए हैं। अगला स्टेप देख लीजिए, एनाफेज अवस्था है। साथियों, एनाफेज अवस्था में आप देख रहे होंगे ये जो तर्क तंतु हैं इन्होंने क्रोमोजोम्स को अपनी अपनी तरफ खींच लिया है। क्रोमोजोम्स बीच से आधे आधे होके दोनों साइड में ध्रुवों पर पहुंच चुके हैं। अगली अवस्था टीलोफेज अवस्था है। इसमें क्या हुआ दोस्तों, आप कोशिका का आकार देख सकते हो, पहले हमारी कोशिका गोल थी, अब ये लंबी हो चुकी है और इसके अंदर दो केंद्रकों का निर्माण भी हो चुका है। अगली अवस्था जब आती है उसमें दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये लाइन कंप्लीट हो जाती है और दो कोशिकाएं अलग अलग बन जाती हैं। अब आगे हम लोग अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस के बारे में जान लेते हैं। फार्मर एवं मोर्रे ने 1905 ईस्वी में कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन को मतलब मियोसिस का नाम दिया इसको। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजमैन ने की थी, लेकिन सर्वप्रथम इसका विस्तृत अध्ययन जो है वो स्ट्रासबर्गर ने 1888 में किया था। यह विभाजन केवल जनन कोशिकाओं का मतलब है पुरुषों में स्पर्म सेल और महिलाओं में ओवम मतलब अंडाणु में, तो यह केवल जनन कोशिकाओं में विभाजन होता है। कैसे होता है दोस्तों, इसमें पुत्री कोशिका मतलब डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या
मात्र कोशिका मतलब मदर सेल में उपस्थित गुणसूत्रों की आधी होती है। इसमें विभाजन की क्रिया 2 बार होती है, जिसके फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिकाओं का मतलब डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाता है। साथियों, एक लाइन में समझते हैं मियोसिस स्टेप क्या होता है। ये हमारी मदर सेल है दोस्तों। ये 2n आप देख रहे हैं, इसका अर्थ है 46 गुणसूत्र। दोस्तों, ये मदर सेल 2 बार क्रिया करेगी, मतलब 2 बार इसमें विभाजन होगा। तो पहली बार विभाजन हुआ तो 2 कोशिकाएं बन गई। इनमें 46 गुणसूत्र हैं, इसमें दोनों में 46 गुणसूत्र हैं। अब दोस्तों, यह क्रिया एक बार और होगी। इस कोशिका का विभाजन होगा तो 2 डॉटर सेल और बन जाएंगी, और इस कोशिका का विभाजन हुआ तो 2 डॉटर सेल और बन गए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अंतर क्या होगा, ये 4 सेल जो बने हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होगी। मतलब टोटल होंगे 46 ही, लेकिन 23 की 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगी। साथियों, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं बिल्कुल एक लाइन में। सबसे पहले एक मदर सेल होगी, उसका विभाजन होके 46 गुणसूत्रों की 2 डॉटर सेल बन जाएंगी। अब इन दोनों डॉटर सेल का विभाजन होगा तो इनसे 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, जिनमें 23 गुणसूत्र होंगे। साथियों, समझ लेते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में। ये 2 स्टेप में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 4 फेज में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज के 5 भाग हैं दोस्तों, लेप्टोनिन, जाइगोटिन, पैकिटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। दोस्तों, मियोसिस 2 क्या है, इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन बिल्कुल सेम होता है, जिसमें एक जनन कोशिका होती है और 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। हमने पिछले स्टेप में अभी इसको समझ लिया है। तो दोस्तों, अब हम लोग मियोसिस 1 को अच्छे से समझते हैं। साथियों, अर्धसूत्री विभाजन भी 4 फेज में ही होता है। आप लोग देख सकते हो डायग्राम में, यहाँ पर चारों स्टेप वही मौजूद हैं, बस इसमें 1 लगा दिया गया है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। दोस्तों, यहाँ पर प्रोफेज 1 जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सबसे बड़ा भी है। प्रोफेज 1 हमारा 5 स्टेप में है। साथियों, हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी के ये तीनों फेज सेम के सेम वैसे ही हैं जैसे हमने केंद्रक विभाजन वाले में पढ़े थे। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं प्रोफेज की अवस्थाओं के बारे में, जो 5 भागों में विभाजित हैं। साथियों, प्रोफेज की जो पहली अवस्था है वो लेप्टोटिन है। इसमें दोस्तों क्या होता है, इस अवस्था में गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखते हैं। इन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। साथियों, महिला और पुरुष जो होते हैं इनकी कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और आगे चलकर जब इनके बच्चे होते हैं तो उन बच्चों में भी 46 गुणसूत्र ही होते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है, जो बच्चे को 46 गुणसूत्र प्राप्त होते हैं वो अपने माता पिता दोनों से प्राप्त होते हैं। मतलब 23 गुण माता से और 23 गुण पिता से प्राप्त होते हैं। तो इस अवस्था में गुणसूत्र पतले पतले धागों के रूप में जो बहुत ही उलझे हुए दिखते हैं। डायग्राम में दोस्तों हम लोग देख सकते हैं, ये धागे नुमा संरचना जो हैं ये हमारे गुणसूत्र हैं मदर और फादर के। साथियों, अगली हमारी अवस्था जाइगोटिन। इसमें क्या होता है, समजात जो गुणसूत्र होते हैं वो अपना युग्म बना लेते हैं, मतलब पेयरिंग कर लेते हैं, और ये क्रिया सिनेप्सिस कहलाती है। साथियों, इस अवस्था में क्रोमोजोम्स जो हैं वो जोड़ों में दिखाई देने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि क्रोमोजोम जो आपस में जोड़े बना लेते हैं, मतलब 2 की संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं। और साथियों, जब ये जोड़े बनाते हैं तो जोड़े बनाने की जो क्रिया होती है उसे सिनेप्सिस कहा जाता है। साथियों, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है जोड़े बनाने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। तो साथियों, उसे हम लोग सिनेप्सिस कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्रोमोजोम्स
के बारे में जब भी ये प्रश्न बनेगा तो सिनेप्सिस से ही बनेगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का दूसरा एंगल ऐसा है कि एग्जामिनर पूछता है सिनेप्सिस क्रिया किस अवस्था में पूरी होती है। तो साथियों, ये अवस्था जाइगोटीन अवस्था होती है जिसमें सिनेप्सिस क्रिया कंप्लीट होती है। साथियों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये लेप्टोटीन अवस्था है हमारी, जिसमें धागेनुमा संरचनाएं आपको दिख रही हैं जो आगे चलकर जाइगोटीन अवस्था में जोड़े बना चुकी हैं। जोड़े बना लिए हैं इन्होंने, अब ये युग्म के रूप में दिखाई पड़ रही हैं। साथियों, आपको क्लियर हो गया होगा दो अवस्थाओं के बारे में, लेप्टोटीन और जाइगोटीन के बारे में। लेप्टोटीन में क्या होता है, जो हमारे क्रोमोजोम्स होते हैं वो आपस में उलझे हुए दिखाई देते हैं और अलग अलग भी होते हैं। जैसे ही जाइगोटीन अवस्था आती है, इसमें क्रोमोजोम्स आपस में जोड़े बनाकर इकट्ठे हो जाते हैं। साथियों, अब जानते हैं हम अगली अवस्था के बारे में। अगला हमारी पैकेटिन है, इसको जान लेते हैं। गुणसूत्रों के युग्मन की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हो जाती है। समजात गुणसूत्रों के मध्य जीन विनिमय हो जाता है। इस क्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जीन विनिमय द्वारा सजातीय गुणसूत्रों में जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिक सामग्री का विनिमय होता है, जिसे आनुवंशिक विविधता बढ़ जाती है। साथियों, सिंपल भाषा में कहने का अर्थ है बच्चों में जो भी आनुवंशिक लक्षण पाए जाते हैं, मतलब जो भी भिन्नताएं आ जाती हैं, वो इसी क्रिया से प्राप्त होती हैं और इस क्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। दोस्तों, यहीं से बच्चों में माता पिता दोनों के गुण आ जाते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसका हमारा जवाब होगा ये पैकेटिन अवस्था में होती है। तो साथियों, पैक्टिन आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगली अवस्था को जान लेते हैं। साथियों, अगली अवस्था डिप्लोटीन है। इसमें क्या होता है, समजात जो गुणसूत्र हैं वो अलग होने लगते हैं। दोस्तों, चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि जो भी गुणसूत्र एक समान है वो पेयर्स के रूप में अलग अलग हो रहे हैं। दोस्तों, अगली अवस्था डाइकाइनेसिस है। इसमें क्या होता है, समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं और तर्क तंतु मतलब स्पेंडेड फाइबर्स जो हैं इनका निर्माण शुरू हो जाता है। डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं जो गुणसूत्र सेम है मतलब समान है वो अलग हो चुके हैं और स्पेंडल फाइबर्स इसमें साइड साइड में पतली पतली धागानुमा संरचना में बनने लगते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है समजात गुणसूत्रों के अलग होने के बाद इसमें स्पेंडेड फाइबर जब बन जाते हैं, आगे चलकर आगे की क्रियाएं जो हैं हमारी मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये सारी क्रियाएं सेम वैसे ही होती हैं जैसी हम लोगों ने पढ़ी थी समसूत्री विभाजन में। तो उसी प्रकार से इसके बाद अगले फेज में ये धागे इनको अलग करके खींच के ध्रुवों पर ले जाएंगे। इसके बाद में सभी गुणसूत्र दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे, फिर अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, केंद्रक बन जाएंगे दो, फिर हमारी कोशिका का आकार बदल जाएगा। उसके बाद में कोशिका में दो केंद्रक दिखाई पड़ने लगेंगे और फिर हमारी कोशिका दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। साथियों, अब हम लोग समसूत्री और अर्ध समसूत्री जो विभाजन है इसके बारे में एक साथ देख लेते हैं, आखिर दोनों में क्या अंतर होता है, कितना अंतर होता है। तो पहले हम लोग जानते हैं समसूत्री विभाजन के बारे में। इसमें पॉइंट नंबर 1 है, यह विभाजन कायिक कोशिकाओं मतलब सोमैटिक सेल्स में होता है। इस विभाजन में समय अधिक नहीं लगता है, कम समय में हो जाती है। इसके विभाजन के द्वारा एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, मतलब 46 से दो 46 की कोशिकाएं बनती हैं। संतति कोशिका में जनक जैसी ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं पाई जाती है। 5वां पॉइंट है, इसमें गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान मतलब क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। अब जानते हैं दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन को। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। इस विभाजन में टाइम बहुत लगता है, मतलब अधिक समय लगता है। पॉइंट 3 क्या कह रहा है, इस विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। साथियों, इसको थोड़ा सा समझ लो। ये मदर सेल है, इससे 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ,
यहाँ पर मदर सेल में 46 हैं, इसके बाद 2 कोशिकाएं 46 और 46 की बन गई। अब इन दोनों कोशिकाओं का फिर से विभाजन होगा यहाँ पर, तो 4 कोशिकाएं बन जाएंगी। तो साथियों अब ये जो 4 कोशिकाएं यहाँ पर बनेंगी, इनमें 23 गुणसूत्र होंगे। साथियों समझ गए होंगे आप, पहले एक मदर सेल है, उसके बाद उसके 2 भाग हुए, 46 की 2 और कोशिकाएं बन गईं। अब ये 46 की दोनों कोशिकाओं का विभाजन फिर से हुआ, जिसमें 23 की 4 कोशिकाओं का निर्माण हो चुका है। पॉइंट नंबर 4, संतति कोशिका में जनकों के भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। अब पॉइंट नंबर 5 क्या होता है, इसमें गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थ में आदान प्रदान मतलब क्रॉसिंग ओवर क्रिया होती है। तो साथियों दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों कोशिका विभाजन हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग अपने टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों हमने पढ़ा था घाव भरने के लिए समसूत्री जो कोशिकाएं होती हैं वो काम में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान सिनेप्सिस कब होता है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। सिनेप्सिस की जो क्रिया होती है वो जाइगोटीन के दौरान होती है। क्वेश्चन नंबर 3, गुणसूत्र किसके दौरान अलग होते हैं? सही जवाब हमारा एनाफेज स्थिति हो जाएगी। एनाफेज के दौरान गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्रॉसिंग ओवर के दौरान होता है? तो साथियों क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन क्रिया के दौरान होती है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा चरण कोशिका चक्र में सम्मिलित 95% समय पर कब्जा कर लेता है? तो साथियों हम लोगों ने पढ़ा था कि समसूत्री विभाजन में जो तैयारी का काल होता है तो उस तैयारी के समय में ही 95% जो समय है हमारा चला जाता है। तो वो अवस्था ऑप्शन ए इंटरफेज थी हमारी। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूनीकरण विभाजन की पूर्वावस्था में कई चरण होते हैं। सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? साथियों अभी हमने पढ़ा था पूर्वावस्था में 5 चरण होते हैं। पहला लेप्टोटीन होता है, दूसरा जाइगोटीन होता है, फिर उसके बाद पैकेटीन होता है, फिर डिप्लोटीन होता है और हमारा 5वां डाइकाइनेसिस होता है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है? सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों मदर सेल होता है, इससे 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है? सही जवाब ऑप्शन सी है, 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। अब इनको समझ लेते हैं। एक मदर सेल ये हमारी हो गई, इससे 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। अब साथियों इनका फिर से डिवीजन होगा, इससे 2 कोशिकाएं बनी और इससे 2 कोशिकाएं बनी। अब इसमें 23 गुणसूत्र होंगे, इसमें भी 23 होंगे, इसमें भी 23 होंगे और इसमें भी 23 ही होंगे। तो दोस्तों मदर सेल इससे 2 डॉटर सेल बनी, अब इनका विभाजन हुआ तो इनसे 2 डॉटर सेल बनी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 9, अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो साथियों अर्धसूत्रीय विभाजन जनन कोशिका में होता है। क्वेश्चन नंबर 10, समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के? तो साथियों ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, बराबर होती है, क्योंकि समसूत्री नाम से ही पता चलता है, सम मतलब बराबर। मदर सेल में अगर 46 गुणसूत्र हैं तो डॉटर सेल में 46 ही गुणसूत्र जाएंगे। तो कहने का मतलब साथियों ये है कि जो मदर सेल है उसमें भी 46 होंगे और जो 2 डॉटर सेल्स हैं इनमें भी 46 गुणसूत्र होंगे। साथियों हमारा कोशिका विभाजन कंप्लीट हो गया है
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।